तो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हैं। बढ़िया नहीं होंगे, मुझे पता है आप लोगों को बहुत सारी शिकायत है मुझसे। और जैसा कि आपको पता होगा कि हम एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं, और उसी के चलते आज मैं 23 जनवरी में 4th सितंबर में जो आपका एग्जाम कंडक्ट होता है वो प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। भाई देखिए, आप लोगों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आप और भी क्लासेस लाइए, आप दो दो क्लासेस डेली करिए, तीन तीन क्लासेस पर डे करिए। ठीक है, मैं आप सभी के इतने प्यार की रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, आप लोग इतना ट्रस्ट कर रहे हैं मुझ पर। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं अपने बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल में से भी इतना टाइम निकाल कर आपके लिए एक क्लासेस में ला पा रहा हूँ। ठीक है, कल क्लास नहीं हो पाई, उसका कारण भी यही था कि मेरा बिजी शेड्यूल। ठीक है, तो मैं अपना पूरा 100% दे रहा हूँ भाई लोग। अभी जितने आपको सेट कराए ना, आप इतने प्रैक्टिस करिए। इसमें जो क्वेश्चंस के पैटर्न बताए और जो तरीका मैंने बताया, आप इसको फॉलो करिए। ठीक है, जैसे और इसके बाद इनको रिपीट करने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखिएगा, जो जहां से भी आप मॉक टेस्ट लगाते हैं ना, वहां से आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे। और यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं इसके पूरे सेट्स के 76 सेट्स के मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ग्रुप में डाल दूंगा। आप ग्रुप में कनेक्ट हुए हैं, वहां पर मैं डाल दूंगा, आप वहां पर शेयर कर लें। आप सभी लोग वहां से प्रैक्टिस कर लें। जो क्वेश्चन में भी आपको डाउट आता है वो ग्रुप में डालिए, वहां पर आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो अभी इसी तरीके से आपको करना होगा। आपके 20 तारीख से, आई थिंक 20 तारीख से, मुझे कंफर्म नहीं है, 20 से आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तो सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। ये क्लास हो सकता है कि आज आपकी लास्ट क्लास हो। ठीक है, एसएससी जीडी के लिए। अब आप क्लास मत देखिएगा, अब इतना देखने के बाद, कंटिन्यू रहने के बाद, अब क्या करिएगा, जितने करा दिया है उसको रिपीट करिएगा। जो सॉल्यूशन कराएं सबसे ज्यादा उस पर फोकस करिएगा, कि जो तरीका मैंने बताया वो तरीका आप एग्जाम में लगा पाए। तो उसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और जो भी आपको डाउट आता है प्रैक्टिस करने के बाद, आप ग्रुप में आप डाल दिया करिए, वहां पे उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। जो भी स्टूडेंट कनेक्ट हैं ग्रुप में वो ध्यान से सुने। यदि आपको उसका सॉल्यूशन आता है तो भाई सिर्फ आंसर लिख कर ना भेजें वहां पर। ठीक है, यदि आपको आता है तो आप भी हेल्प करें, प्रॉपर तरीके से उसका सॉल्यूशन भेज दें। अगर उससे भी कोई शॉर्ट सॉल्यूशन होता है तो मैं उसको सॉल्व करके मैं खुद भेज दिया करूँ। ठीक है, जो मुझे बेस्ट लगेगा वो मैं कर दिया करूँ। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। और उसी के चलते आज हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम क्रमशः इतना और इतना है। यदि एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। यहां पर बोला कि किसी दो नंबर का एचसीएफ। भाई ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कोई भी दो नंबर है उनका एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम यदि हम करते हैं तो वो वही होता है जो दो नंबर का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो सर यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो एचसीएफ क्या है यहाँ पर दिया हुआ है सर 6, इंटू में एलसीएम क्या है यहाँ पर, तो आप बोलेंगे सर 3024 इज इक्वल टू में फर्स्ट नंबर क्या दिया हुआ है 54, और आपको अदर नंबर सेकंड नंबर निकालना है। तो हम क्या करेंगे सर, देखिए 6 9 जा 54 डिवाइड हो गया, फिर 9 से काटेंगे तो 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, फिर इधर कितना गया, कैरी ओवर 3 गया, फिर 9 3 जा 27 आ जाएगा फिर से, और 6 9 6 जा 54 हो जाएगा। तो आपका जो सेकंड नंबर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे सर 336। यही आपसे पूछा था। तो इस क्वेश्चन में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, या कोई इतना टफ क्वेश्चन नहीं था जो आप नहीं कर पाए, है ना। सिंपल आपका फॉर्मूले बेस पर क्वेश्चन था। एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 180 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब है। क्यूब मतलब घन है, 180 सेंटीमीटर घन है। इसके आधार का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो बेलन का व्यास ज्ञात करिए। देखिए, द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 180 सेंटीमीटर क्यूब। द एरिया ऑफ इट्स बेस इज इतना, देन एंड हाइट इज इतना, देन फाइंड डायमीटर ऑफ। देखिए भाई, सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा। एरिया आपको दिया था 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ बेस, किसी भी सिलेंडर का जो बेस होता है ना वो सर्कल होता है। तो सर्कल का एरिया सर पाई आर स्क्वायर होता है। तो यदि मैं यहाँ पर पुट कर दूं पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 30, यहाँ से क्या निकालने का बोल रहा है, वो आपका डायमीटर निकालने का बोल रहा है। तो सर रेडियस निकालते क्या आ रही है, तो रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा 30 अपॉन में पाई। हम पाई की वैल्यू क्यों नहीं पुट कर रहे, क्योंकि आंसर देखिए आप पाई के फॉर्म में ही आ रहा है। ठीक है, आर स्क्वायर हटाकर मैं अगर लगाऊंगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई। लेकिन हमको निकालना क्या है सर, हमको यहाँ पर निकालना है डायमीटर। तो डायमीटर क्या होती है, रेडियस का 2 टाइम्स होती है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 अंडर रूट में 30 अपॉन में पाई। ये आपका आंसर आ जाएगा। भैया तो एक बात बताइए, ये आपको इतना कंफ्यूज करने के लिए वॉल्यूम दिया हुआ है, ये वॉल्यूम की जरूरत ही नहीं है और इस हाइट की भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन तो सिर्फ इतना होना था। देखिए, जब एग्जामिनर को कुछ नहीं मिलता ना तो वो कुछ भी बकवास करता है, लगता है इन्हें अफीम वगैरह लेकर ये क्वेश्चन बनाने बैठे थे। आप देखिए, कोई जरूरत ही नहीं है इसमें यहाँ पर लिखने की। जब 30 सेंटीमीटर दे दिया है, डायमीटर निकालने का बोला, तो ये फालतू में आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन गलती उनकी भी नहीं है, इस तरीके क्वेश्चन बनाना जरूरी है। तभी तो भाई, नहीं तो जितने स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो अपने को अलर्ट रखना है। ऐसा नहीं सोचना क्वेश्चन गलत आ गया, क्वेश्चन सही था। आपको देखना कि कितने कितनी चीजों से हमारा आंसर आ सकता है, बस उस पर आपको ध्यान देना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। दो ट्रेनें ए और बी एक सीधी रेखा पर एक दूसरे से 155 मीटर की दूरी पर हैं। दो ट्रेनें एक दूसरे से एक सीधी रेखा में 155 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक ट्रेन ए
सुबह 7 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से बी की ओर चलती है, बी की ओर चलती है। और दूसरी ट्रेन बी 8 बजे, बी ट्रेन चलती है सुबह 8 बजे, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए की ओर चलती है। ये इस तरीके से क्या बोला जा रहा है कि वो कितने टाइम बाद मिलेंगे। भाई तो रिलेटिव स्पीड मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी, सापेक्ष गति इसको बोलते हैं। जब दो लोग आपस में चले, लोग चले, व्यक्ति चले, कोई भी चले, सब कुछ चलता है आज की डेट में। तो जो भी चल रहा है, यदि दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो देखिए पास आए, तो जब भी पास आते हैं तो दूरियां तो कम होती ही है, ये तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब भी दो लोग पास आते हैं तो वहां पर रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। क्या इतनी बात समझ में आई? तो सर यहाँ पर जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, देखो पास आने का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन में जाना, है ना। तो आप जब भी पास आ रहे हैं तो समझ लेना आप लोग दूर जा रहे हैं। ठीक है, बड़ा टेक्निकल टर्म है, आप ज्यादा ध्यान नहीं दें इस पर, है ना। अभी आपका त्योहार भी निकला हुआ है 14 तारीख का। ठीक है, तो आप पढ़ाई पर ध्यान दें भाई लोग। तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पर प्लस होगी, समझ में आ रही है बात? तो सर यहाँ पर यदि रिलेटिव स्पीड प्लस होगी, तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला पुट करता हूँ, तो रिलेटिव स्पीड इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन में टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी कितनी, दोनों को ऐड करके, तो कितनी आएगी, 20 + 25 इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 155 किलोमीटर अपॉन में टाइम आ जाएगा। चलिए, तो ये हो जाएगा 45 इज इक्वल टू 155 अपॉन में टाइम। तो टाइम कितना आ जाएगा हमारा, तो आप बोलेंगे सर 155 अपॉन में 45। एक सेकंड, कहीं पर तो मिस्टेक हुई है भैया यहाँ पर। ठीक है, बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी हमने, ब्लंडर मिस्टेक करी है। आप इसको ध्यान से देखिएगा, इसको इतने को थोड़ा सा ध्यान नहीं दें अभी। इस क्वेश्चन को देखें, 7 बजे ये भैया निकल रहे हैं, 8 बजे ये भैया निकल रहे हैं। तो सबसे पहले सर दिक्कत ये है कि इन दोनों को सेम टाइम पर लाओ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, 8 बजे ये आलसी भैया चल रहे हैं, बी आलसी है थोड़ा, हमको क्या करना है, ए से बोलना भाई तू भी 1 घंटे चल ले, 1 घंटे आप भी चलिए, और 8 बजे से आप निकलिएगा। तो जब ये बोलता है कि भाई मैं 1 घंटे यदि मैं चलूंगा, क्योंकि 8 बजे ये निकल रहा है, तो दोनों जब साथ में शुरू करेंगे तभी तो रिलेटिव स्पीड लगेगी ना। तो रिलेटिव स्पीड 8 बजे से शुरू होगी, तो मैं बोलता हूँ 8 बजे तक यदि मैं सिर्फ इसको चलाऊं 1 घंटे, तो सर एक देखो इसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर कवर कर देगा। तो सर इसका जो डिस्टेंस अब कवर करने का बचेगा वो कितना बचेगा, तो आप बोलेंगे सर यदि 20 किलोमीटर कवर कर दिया, 20 कवर कर दिया, तो कितना बचा, 135 किलोमीटर बचा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो सर यहाँ पर रिलेटिव टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड। तो टाइम क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस तो हो जाएगा 155 किलोमीटर अपॉन में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों को ऐड करके आ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी सर, 20 + 25। लेकिन क्या बताओ, ये 155 आएगा नहीं सर, अब तो 135 ही कवर करना है। ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा, 135 अपॉन में 45, और 45 के टेबल में 3 टाइम्स में जाता है, तो 3 घंटे का समय आएगा। तो सर 8 बजे यदि ये आलसी बनकर सोकर उठ रहे हैं, तो 11 बजे ये दोनों मिल जाएंगे, इनका मिलन हो जाएगा। कौन दोनों का, ट्रेन की बात चल रही है भाई, है ना, आप गलत ना जाएं। निम्न में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है? सर 24 से कटने का मतलब क्या होता है सर, 24 से कटने का मतलब होता है कि जो 8 से भी कटे, 3 से भी कटे, होता है। तो आप बोलेंगे सर देखिए, ये वस्तु क्या 8 से कट रही है, 8 से कटने का नियम ये होता है कि लास्ट की 3 नंबर 8 से कटना चाहिए, तो लास्ट के 3 नंबर इसके 8 से नहीं कट रहे, आप चेक कर सकते हैं भाई। इसको काटेंगे तो 8 5 जा 40, ये भी नहीं कट रहा, चलो हटो। इसको काटेंगे तो ये भी नहीं कट रहा भाई, सिर्फ यही आखिरी का एक नंबर है जो कट रहा है 8 से, बस आंसर यही आ गया अपना। ठीक है, इन्हीं टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको पढ़ाता हूँ विभाजिता के नियम। यदि आपको विभाजिता के नियम भाई पूरे सीखना है ना, इस तरह के क्वेश्चन आ ही रहे हैं, एक ना एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है, तो आप विभाजिता के नियम मतलब डिविजिबिलिटी रूल की एक क्लास मैंने अपलोड की हुई है, आप नीचे जाकर देखिएगा। डिविजिबिलिटी रूल की वीडियोस डली हुई है, उसको जाकर आप देख लेना। मुश्किल से आप 2x पर चलाएंगे ना, तो 15-20 मिनट में आपकी वो क्लास कंप्लीट हो जाएगी, उसको जरूर देख लें, तो आप पूरे रूल्स एक बार समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए। प्रियांक बाइज एन अनफर्निश्ड फ्लैट फॉर ₹6 लाख, 6 लाख नहीं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ओ माय गॉड। 60 लाख में प्रियांशु ने एक फ्लैट खरीदा, कितने में, 60 लाख में, 60 लाख में। उन्होंने इसे सुसज्जित किया और अंततः इसे 12 लाख में बेच दिया, नहीं, 12 लाख में नहीं बेचा, इसे बेचा 1 करोड़ 20 लाख में। ठीक है, 1 करोड़ 20 लाख में बेच दिया, 1 करोड़ 20 लाख में, मतलब 120 L बेच दिया, 1 लाख, 1 करोड़ 20 लाख में बेच दिया। एक बात बताइए, 60 लाख की वस्तु को 1 करोड़ 20 लाख में बेचा, तो कितना प्रॉफिट कमाया सर, 60 लाख का कमाया ना। तो सर 60 लाख की वस्तु थी, उस पर उतना ही प्रॉफिट कमा लिया, तो सर 100% प्रॉफिट है ना, सॉल्व करने की क्या जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10 रुपए में कोई वस्तु खरीद कर लाए और उसको 10 रुपए ही फायदे में बेच दिया, मतलब आपने 100% प्रॉफिट कमा लिया ना, क्योंकि वस्तु की कीमत अपने आप में 100% होती है, और आपने उतना ही और कमा लिया, तो आपने 100% प्रॉफिट कमाया। बात समझ में आ गई? और नहीं पल्ले पड़ा तो 60 लाख का फायदा कितने पर, 60 लाख पर परसेंट में जाने के लिए 100, 60 लाख से 60 लाख कटा तो 100% आंसर है।
ये उनके लिए जो अभी नए नए इस फील्ड में, ठीक है। A and B together can complete a piece of work in 8 days. A alone can complete it in 16 days if B work at 50% of efficiency. ठीक है, देखिए A और B मिलकर किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट करते हैं। A मिलकर 16 दिन में करता है। मैं आपको पहले भी बता चुका था कि अगर X मान लीजिए A भैया मिलकर X दिन में काम करता है, B भैया भी मिलकर X दिन में काम करता है, तो जो इन दोनों से मिलकर काम होगा ना, वो इनके आधे दिन में होगा। मतलब इनका डबल डबल ये आता है। तो सर यदि इनके डबल दिन में ए कर रहा है तो बी भी 100% 16 में कर रहा होगा। ये कंसेप्ट मैं पहले बता चुका हूँ, इसको ध्यान रखिएगा, ये दूसरी बार रिपीट हो रहा है इस पैटर्न का कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है यदि, अब देखिए यहाँ पर 16-16 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। सर यहाँ पर 16-16 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 16 ही इनका एलसीएम, अगर मैं ले लूँ एलसीएम टोटल वर्क, तो इनकी एफिशिएंसी एक एक आ गई। आगे उसने बोला है कि भैया ए और बी दोनों साथ में काम करते हैं, लेकिन बी अपनी 50% क्षमता से करता है, मतलब आधी क्षमता से काम करता है। तो सर 16 काम कराना है, दोनों से कराना है, तो सर ए तो एक क्षमता से करेगा, लेकिन बी क्या करेगा, एक का आधा क्षमता से करेगा। तो कितना हो जाएगा, 16/3/2। टू उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 32/3 डेज। 32/3 डेज आपका आंसर। किसी धनराशि को ए बी सी के बीच इस अनुपात में बांटा जाता है तो बी को ए से 1500 अधिक मिलते हैं। भैया देखिए, किसी धनराशि को ए बी सी में बांटा गया, 5, 7 और 11। यदि बी को ए से 1500 अधिक मिलते हैं, बी को ए से 1500 अधिक मिलते हैं, यहाँ तो दो ही अधिक मिल रहे हैं, और ये कितना बोल रहा है, 1500, तो सर दो की वैल्यू कितनी आ गई, 1500, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 750। तो क्या निकालना है, बी का हिस्सा ज्ञात करिए। तो बी का हिस्सा ये है सर, तो बी का हिस्सा कितना आ जाएगा, 7। तो 7 की कीमत कितनी आ जाएगी, 7 × 750। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है सर, 7 7 जा होता है 49, तो 4900 और 350, तो कितना हो जाएगा, 5250। 5250 इज द इसका आंसर। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर। प्रथम 9 संख्याओं का एवरेज निकालिए, ठीक है। चलिए, तो पहला नंबर क्या, एक, एक प्राइम नंबर हो सकता है। भाई वन प्राइम नंबर की कंडीशन क्या है कि वो सिर्फ दो नंबर से डिवाइड होना चाहिए, एक तो वो खुद से, एक उसका कटना चाहिए खुद से, और एक खुद से कटना चाहिए, और एक एक से कटना चाहिए। तो सर खुद और एक तो यहाँ खुद ही है, नहीं समझे आप बात। फॉर एग्जाम्पल दो, दो एक प्राइम नंबर है, कैसे सर, दो एक से भी कटता है और दो दो से भी कटता है। जैसे तीन भी एक प्राइम नंबर है, दो को एक भी काट सकता है, दो को तीन भी काट सकता है, इसके अलावा कोई नहीं काट सकता। तो भैया यदि आपका सिर्फ आप खुद ही काट सकते हैं, सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं भाई, यदि आपको आप खुद ही काट सकते हैं और एक काट सकता है, इसका मतलब आप प्राइम नंबर है, आप सख्त व्यक्ति है, सख्त, ठीक है। तो यहां पर मैं आगे कुछ नहीं बोल रहा हूं। यदि यहां पर तीन लिखा हुआ है तो तीन को यदि एक से डिवाइड करते हैं तो सर तीन एक से डिवाइड होगा कंप्लीटली। खैर एक से तो सभी डिवाइड होते हैं, क्योंकि वन इज यूनिवर्सल कटैया, एक सभी को काट सकता है। तो सर वन इज यूनिवर्सल फैक्टर, क्योंकि वन सभी को डिवाइड कर देता है। तो एक से तो कटेगा ही, लेकिन खुद से भी कटे, तो ऐसे दो फैक्टर होना चाहिए मिनिमम। कितने, दो फैक्टर होना चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम दो ही फैक्टर होना चाहिए। लेकिन वन भैया जो है ना, उसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो खुद। तो इसलिए वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ना तो वन भाज्य संख्या है, ना ही वो अभाज्य संख्या है। तो वन को भूल कर भी प्राइम नंबर ना बोले। तो सर कौन कौन से जाएंगे प्राइम नंबर, दो आ जाएगा, तीन आ जाएगा, फर्स्ट 9 प्राइम नंबर है। फिर उसका चार नहीं होता है, पांच होता है। देखो पूरे लिखते जाता हूँ, वन नहीं होगा, टू होगा, थ्री, फोर नहीं होगा, फाइव होगा, सिक्स नहीं होगा, सेवन होगा, एट, क्योंकि एट के देखिए एक से ज्यादा लोग काट सकते, तो एट भी नहीं होगा। नाइन को भी एक से ज्यादा लोग काट सकते, नहीं होगा। 10 को भी एक से ज्यादा लोग काट सकते, नहीं होगा। 11 होगा। कितने नंबर होगा भैया, 1 2 3 4 5। फिर 12 नहीं होगा, ये 13, 6 हो गए। 13 के बाद 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 16 के भी दो फैक्टर होते हैं, दो काट सकता है। 17 होगा। कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, कितने लाना, 9। 18 नहीं होगा, 18 को टू भी काट सकता है, वन भी काट सकता है, इसलिए तीन, दो से ज्यादा फैक्टर हो रहे हैं। फिर 19 हो जाएगा। 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 हो जाएगा। बस हो गया भैया इतने नंबर। आपको इनका एवरेज निकालना है बस। तो एवरेज क्या होता है सर, टोटल अपॉन में नंबर। तो आप क्या करेंगे सर, 2 + 3 + 5 + 7 11 13 17 19 + 23, और इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको बताने की जरूरत है नहीं, सॉल्व आप कर सकते हैं। यदि 8 और 18 का तीसरा समानुपात 2, 81 और इनका के चौथे समानुपात के समान है, तो x का मान ज्ञात करें। इफ थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 8 एंड 18, यदि 8 और 18 का तृतीय समानुपात, इनका थर्ड प्रपोर्शन बराबर है किसके, किसके बराबर है, 81 तथा x² + 2x + 2 के,
2k किसके, 2k फोर्थ प्रपोर्शन के। तो यहां से आपको x की वैल्यू निकालना है, यहां पर आपको x की वैल्यू निकालना है। तो सर इनका थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा, थर्ड प्रपोर्शन होता है दोनों का मल्टीप्लाई करके अंडर रूट करना, हो गया इक्वल टू में। इसमें फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा, दूसरे वाले का आपस में मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अच्छा एक बात सुनिएगा ध्यान से, ठीक है, 2x प्लस 2 मत सुनिएगा, शॉर्ट नहीं हो पा रहा वो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था फोर्थ प्रपोर्शन क्या होता है किसी भी नंबर का फोर्थ प्रपोर्शन, एक सेकंड, यहाँ पर 8 और 18 हो गया ना, उसके बाद एक और नंबर है ना 2 भी, तो लास्ट के दो नंबर गलत कर दिए ना यहाँ पर भाई, बोलना चाहिए आप लोगों को। ये काट दीजिए, कटता है भाई, इसको काट लीजिए, काटने वाला चाहिए, कटता है। सर यहाँ पर लास्ट टू नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 81 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ए बी सी यदि तीन नंबर दिए हुए हैं, इनका फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, तो क्या हो जाएगा बी इंटू सी अपॉन में ए, ये होता है, ठीक है। तो सर यहाँ पर हम वही करेंगे, चलिए इनको बाहर ले आते हैं सबसे पहले। तो सर ये बाहर लाने के लिए 18 एट जा कितना होता है, तो 144, ये 12 बाहर आ गया, और ये 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया 24 इज इक्वल टू 81, और यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब आप बोलेंगे सर इसको सॉल्व करना तो मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन हो रहा है। अब इसको सॉल्व करने का मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हमारा मोटिव है सर इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये हो सकता है कि सर या तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी फिट नहीं बैठने वाली। तो इसका बेस्ट तरीका ये है सर कि हम यहां से इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 24 दिया हुआ है, यदि मैं इसको काट लूं तो सर यहाँ से कट जाएगा, 3 8 जा 24 और 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 8 और 27 बन गया। यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करके जो भी आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x उसको यहीं रहने देते हैं। अब हम वो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, देखिए। तो यहाँ पर सर कुछ ऐसा बनना चाहिए जिससे ये अपना आंसर जो है ना वो बराबर आ जाए दोनों, कहीं पर तो मिस्टेक हो रही है यार। यहाँ पर 1 पुट करके देखें, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, माइनस में 2 प्लस में 2, ये कट गया तो ये 27, ये बराबर नहीं हो रहा है, कहीं मिस्टेक आ रही है। एक सेकंड फिर से क्वेश्चन को देखिए भाई। इस क्वेश्चन में कहाँ मिस्टेक है, आप लोगों को समझ में आ रही है तो कमेंट में लिखकर बताएं। इफ थर्ड प्रपोर्शन ऑफ दिस एंड दिस, यदि इनका तृतीय समानुपात क्या हो जाएगा सर, तो इनका थर्ड प्रपोर्शन, अच्छा इसका थर्ड प्रपोर्शन निकालना ना, मीन प्रपोर्शन निकाल दिया हमने। इनका थर्ड प्रपोर्शन होता है 18 इंटू 18 अपॉन में 8 इज इक्वल टू, थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है, आखिरी वाले नंबर का आपस में गुना फिर डिवाइड बाय, है ना, ये गलती हो रही थी। लास्ट में क्या हो जाएगा 81 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 डिवाइड बाई 2, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 9 जा 2 9 जा, ठीक है, तो 9 9 जा 81 इज इक्वल टू 81, और हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, 81 से 81 कट गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 1, यही आ रहा है। ये 1 को इधर में ले आऊंगा ना तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो भैया यहाँ पर ये बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अब तो पूरा ही सॉल्व हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सॉल्व हो गई। तो ये कहीं ना कहीं एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है इक्वल टू 0, तो एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। हम्म, ये अंडर रूट है, अगर मैं दोनों साइड से रूट कर दूंगा तो ये एक्स ये उधर चले जाएगा, 0 ही रहेगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। ये आंसर है आपका। या आप वैल्यू पुटिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं, एक एक करके आप यहाँ से ऑप्शन चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में अगर पहला आंसर हुआ तो जल्दी आ जाएगा, लास्ट आंसर में दिक्कत होती है, ठीक है। दो व्यक्ति पी और क्यू मिलकर किसी कार्य को करते हैं और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी और क्यू मिलकर करते हैं और 18 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। क्यू अकेले इसे 36 दिन में कर सकता है। भैया देखो ये वही क्वेश्चन आ गया, देखो ये वही रिपीट हो गया भाई, हर बार मैं बोलता हूँ ये वही रिपीट हो रहा है, वही डिक्टो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अभी बताया था कि सर यदि दो लोग पी क्यू मान लेते हैं ए दिन में कर रहे हैं काम कंप्लीट, ऐसे नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए पी काम कर रहा है 2x दिन में, क्यू काम कर रहा है 2x दिन में, तो सर अगर दोनों मिलकर काम करेंगे ना तो इनका आधा, अगर ये दोनों सेम है तो इनका आधा रहेगा। तो यदि ये x दिन था और ये यदि 2x था तो ये अपने आप 2x हो जाएगा ना, तो यहाँ पर वही है सर, देखो ये इसका 2 गुना हो रहा है, तो अपने आप पी भी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई। चलिए उसके बाद क्या बोला, क्यू अलोन कैन डू इट इन 36 डेज, वो कर दिया हमने। क्यू स्टार्ट वर्किंग एंड आफ्टर 6 डेज ही लेफ्ट द वर्क। अब देखो हमको इन दोनों से मतलब है, इनकी दोनों की क्षमता ये आ गई। यहाँ पर बोल रहा है कि क्यू ने काम शुरू किया
और 6 दिन बाद कार्य करने के बाद उसने काम छोड़ दिया। क्यू ने 6 दिन तक काम किया तो क्यू ने 1 की क्षमता से 6 काम करा होगा। तो सर 36 में से 6 काम यदि हो गया तो कितना बचा? 30 काम बचा। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि रिमेनिंग वर्क जो है ना उसको पी से कंप्लीट कराया जा रहा है। सर पी की क्षमता भी कितनी है? एक ही है, तो पी 1 की क्षमता से 30 दिन में तो काम करेगा। कितना सरल क्वेश्चन था। कॉम्प्लिकेटेड बनाती है हमारी अप्रोच क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है भाई लोग। रितेश ने एक बाइक 64,000 रुपए में खरीदी और 60,000 रुपए में बेच दी। ठीक है, तो यही होता है भाई। रितेश आपका ही भाई है जो पहले 1 लाख रुपए का मोबाइल खरीदता है और बाद में उसको 20,000 कम में बेच देता है। ठीक है, तो भाई कभी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीदें। मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीदें, इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदें। ठीक है, हमने सुना होगा बचपन में आपने घर वालों से चल संपत्ति और अचल संपत्ति। ठीक है, तो कभी भी अपना ध्यान ना अचल संपत्ति पर लगाइए जो चलती नहीं है, लाइक जिसकी वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं होती है, जिसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट आता है, वो खरीदिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जिसकी वैल्यू डिग्रेड होती है हम उसे खरीदते हैं। ठीक है, शौक के चक्कर में। चलिए 4,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? सर 4,000 का लॉस हो रहा है, कितने पर? 64,000 पर। परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। सुन सब सुन, प्यार की धुन। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। तो सर 1/16 का मतलब होता है 6.25। ये तो सबको पता है ना, और नहीं पता तो सॉल्व करके लिखेंगे भाई। और जिनको पता है उनको पता है सर 1/8 का मतलब होता है 12.5%। 1/16 का मतलब होता है 6.25%। डायरेक्ट परसेंटेज की क्लास में याद कराता हूं मैं। एक दुकानदार ने पाया कि उत्पाद का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 90% है। एक दुकानदार ने पाया कि उत्पाद का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का 90% है। मतलब क्या सर? यदि कॉस्ट प्राइस 10 है तो उसका सेलिंग प्राइस 9 है। ये रेशो में है। विक्रय मूल्य 90 रुपए प्रति किलोग्राम है। विक्रय मूल्य 90 रुपए प्रति किलोग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है सर। 90 रुपए प्रति किलोग्राम है। लाभ प्राप्त करने के लिए वे 1 किलो के स्थान पर केवल 800 ग्राम ही तोलता है। एक बात बताना, सबसे पहले तो वेट में धांधली कर रहा है। 1 किलोग्राम की जगह मतलब 1,000 ग्राम की जगह वो 800 ग्राम दे रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि इसका रेशियो अपोजिट करेंगे तो यहाँ पर रेशियो क्या आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी हर बार रिपीट हो रहा है भाई। राहुल भाई ने मुझे लिखकर भेजा सर कि एक क्वेश्चन हमेशा रिपीट हो रहा है। राहुल भाई ये क्वेश्चन भी देखो, ये हर क्लास में रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो ये 4 से 5 रेशियो हो जाएगा। और प्राइस किस तरीके से बेच रहा है, तो आप बोलेंगे सर 10 की चीज को 9 में बेच रहा है। वो देखो 10 में खरीदी और 9 में बेच रहा है। तो ओवरऑल यदि मैं प्रॉफिट एंड लॉस देखूं, ओवरऑल टोटल प्रॉफिट लॉस, तो क्या हो जाएगा? 4 10 जा, या इसको काट सकते हैं 5 2 जा 10, तो 4 2 जा 8 से 9। 8 से 9 कहीं ना कहीं कितना प्रॉफिट हो रहा है? 1 का प्रॉफिट हो रहा है। यहां पर क्या बोल रहा है कि शॉपकीपर ने 1 किलो पर कितना प्रॉफिट अर्न किया। यहां पर और एक चीज बोली है कि द सेलिंग प्राइस इज 90 रुपीज पर केजी। सर सेलिंग प्राइस यदि 90 रुपए पर केजी है तो सर नो की वैल्यू 90 रुपए पर केजी। तो सर यहाँ 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो 10 रुपए पर केजी का प्रॉफिट हो रहा है। उसने वही तो पूछा कि 1 किलो बेचने पर कितना प्रॉफिट, तो 10 रुपए पर केजी का मतलब होता है कि हर 1 किलोग्राम पर 10 रुपए का आपको फायदा हो रहा है। क्या मेरी बात आपके भेजे में चली गई? उम्मीद है कि आपके भेजे में पूरी बातें भेज दी गई। द एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 68। भैया ध्यान से सुनिएगा, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार संख्या। लगातार संख्या। ठीक है, जितनी भी मैंने बोला कि 5 लगातार संख्या है ना, मैंने बोला कि 5 संख्या है ना, तो ध्यान से सुनिएगा। यदि वो लगातार संख्या है ना तो उनका जो गैप होगा ना, उनका गैप जो होगा वो 5 संख्या लगातार है तो उनका गैप हमेशा 4 होगा। ठीक है, और ये गैप कंसेप्ट मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। एक एग्जांपल से बताता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर दिया, इसको अच्छे से समझाता हूं मैं। ये क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, यूनिक क्वेश्चन आया हुआ है अभी। मैंने बोला एक नंबर की 3 7 11 15 19 ये नंबर चलते जा रहा है। ठीक है, मैं बोलता हूं टोटल कितने नंबर है, तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 नंबर है। ठीक है, अच्छा ये लगातार संख्या? बिल्कुल लगातार है। क्यों? क्योंकि इनके बीच का हर गैप कितने का है, तो आप बोलेंगे सर हर गैप है 4 4 का। आप देखिए 4 4 का अंतर आता है, 4 जोड़ा फिर 4 जोड़ा फिर 4 जोड़ा फिर 4 जोड़ा। ठीक है, यदि मैं आपको देता कि पहला नंबर है 3, ये फर्स्ट नंबर है आपका, और आपसे बोलता कि पांचवा नंबर ज्ञात करिए, फिफ्थ नंबर ज्ञात करिए, और इसमें एक चीज दे देता कि हर गैप जो है ना वो आपका हर गैप 4 का है। हर गैप 4 का है, हर गैप 4 का है, और टोटल जो गैप है ना, वो टोटल जो गैप है वो कितने हैं वो आपको ही पता करना है। आपको तो सिर्फ ये संख्या निकालना है। तो ध्यान से सुनिएगा, जितने भी नंबर होते हैं ना, यहां पर कितने नंबर है सर? टोटल 5। तो जो गैप होता है ना भाई, गैप हमेशा जितने नंबर होते हैं उनसे एक कम होता है, तो टोटल 4 गैप होंगे। और हर गैप कितने का है? 4 का है। तो सर टोटल जो गैप आ जाएगा, टोटल जो गैप आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 4 गैप है टोटल, हर गैप 4 का है तो टोटल 16 का गैप आना चाहिए।
तो आप बोलेंगे सर ये पहली नंबर अगर 3 है तो इसमें 16 का गैप क्रिएट करना है, तो ये वाली संख्या कितनी 19 आना चाहिए। क्या बात समझ में आई? पहली चीज तो ये हो गई, ये आपके भेजे में जाना चाहिए, डबल रिपीट करके देखना नहीं तो। दूसरी चीज, कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज यदि हमको निकालना है तो वो मिड टू नंबर का एवरेज भी हो सकता है, मिड नंबर्स का एवरेज भी होता है, या फिर हम फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर का भी एवरेज निकाल सकते हैं, या फिर यहां से सेकंड लूंगा तो उधर से लास्ट सेकंड का भी एवरेज में निकाल सकता हूं, तो वहां से भी आपका एवरेज सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो एवरेज आपका इतने तरीके से आ सकता है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में बोला कि एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। सर ऑड नंबर में हर व्यक्ति जानता है, ऑड लो या इवन लो, ऑड नंबर 1 3 5 यही होता है, तो इनके बीच का अंतर 2 होता है। तो सर ऑड नंबर बोलने से ही ये बात तो क्लियर हो गई कि हर व्यक्ति हर नंबर के बीच का गैप जो होगा वो 2 का होगा। ठीक है, उसके बाद बोला गया कि 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, उनका एवरेज दिया हुआ 68। तो आपको निकालना है व्हाट इज द क्यूब ऑफ डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर। हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर के क्यूब का डिफरेंस निकालना है आपको, हाईएस्ट नंबर और लोएस्ट नंबर के क्यूब का डिफरेंस निकालना है। तो इसको निकालने से पहले ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मैं आपसे ये बोलता हूं कि हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर होगा क्या यहाँ पर। तो आप बोलेंगे सर देखिए गैप कंसेप्ट है, और गैप कंसेप्ट में एवरेज क्या बोलता है, तो एवरेज बोलता है सर लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर से भी आप निकाल सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2 करें तो वहां से आपका एवरेज 68 आना चाहिए। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं कि सर लास्ट फर्स्ट नंबर है आपका एक्स, तो लास्ट नंबर कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर हर गैप 2 का है और टोटल 6 संख्या है, तो कितने गैप रहे होंगे 5, 5 के हिसाब से 2 गैप, टोटल 10 के गैप हो गए होंगे। तो अगला जो नंबर रहा होगा वो कितना रहा होगा सर, तो आप बोलेंगे एक्स से 10 बड़ा रहा होगा, वो डिवाइडेड बाय 2 करने पर 68 आना चाहिए। तो यहां से यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 68 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2 चल रहा है, ये 2 कॉमन से कट गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया 63 आ गया, x आपका 63 आ गया। आपको निकालना है व्हाट इज द क्यूब ऑफ द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर, हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर के डिफरेंस का क्यूब निकालना है आपको। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो सर हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर क्या होगा, हाईएस्ट नंबर, सर तो देखिए डिफरेंस निकालना है उनके क्यूब का, क्यूब ऑफ डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट। तो क्या इतना झमेला करने की जरूरत थी? मेरा ये बताने के पीछे आपको ये मोटिव था कि देखिए हमने इतना सॉल्व करा, लेकिन ये बात तो मैं पहले ही बता चुका हूं ना कि गैप कैसे निकालना है। तो गैप तो सर हमारा डायरेक्ट ही आ गया था कि 10 इनके बीच का गैप है। तो सर हमको अगर 10 के बीच 10 ही गैप है तो उसका क्यूब डायरेक्ट 1000 आंसर आ जाएगा। नहीं गया बुद्धि में? ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका इसका बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने बोला कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो सर यहाँ पर एवरेज हम कैसे निकाल सकते हैं, तो आप बोलेंगे फर्स्ट और लास्ट से निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको गैप कंसेप्ट समझाया, और गैप कंसेप्ट क्या बोलता है कि सर यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है तो गैप 2 2 का रहा होगा। ठीक है, और उसके बाद टोटल 6 नंबर हैं, 6 नंबर हैं, तो 6 नंबर हैं तो 5 गैप रहे होंगे, और हर गैप 2 का है तो टोटल कितना गैप हो गया 10 का गैप हो गया। तो 10 का गैप है तो वो 10 का क्यूब निकालने के लिए तो बोल रहा है, तो वो हो जाएगा 1000, 1000 वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। एक विक्रेता ने एक पंखे के अंकित मूल्य पर 10% की छूट की घोषणा की। ठीक है भैया, मतलब 100 की चीज को कितने में देने का बोल रहा है, वो 70 में देने का बोल रहा है, और विक्रय मूल्य बोल रहा है 2800, तो सर 70 की कीमत दी हुई है 2800, तो आपको वो निकालना है अंकित मूल्य। तो सर ये कितने गुना गुना है, तो सर ये आप बोलेंगे 40 गुना है, तो ये आ जाएगी 4000। तो ये इतना सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 4 cows are tied at 4 corners of a rectangular field of length 30 meter and 20 meter width. The length of rope is 7. What is the area? ये अच्छा क्वेश्चन आया भाई, बधाई हो, ये एक क्वेश्चन अच्छा देखने को मिल रहा है अपने को एसएससी जीडी में। इस तरीके से भाई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ध्यान से सुनिएगा, जिसमें विड्थ दी हुई है आपको 20 मीटर, और ये दी हुई है 30 मीटर। ठीक है, अब यहां पर क्या कर रहा है ना, चारों कॉर्नर पर गाय बंधी हुई है, चारों कॉर्नर पर गाय बंधी हुई है। ठीक है, यहां से गाय जो है ना वो 7 मीटर की रोप पर बंधी हुई है, 7 मीटर की रोप पर। तो गाय क्या करेगी भैया, गाय इतना पूरा प्लॉट यहां से ऐसी चलती जाएगी और यहां तक का 7 मीटर के बीच में वो पूरा खा जाएगी, खा जाएगी। और वही 7 मीटर यहाँ से भी गाय शुरू करेगी और 7 7 मीटर का ये खा जाएगी। वही गाय ऐसे इधर भी बंधी होगी तो वो भी 7 7 मीटर से ये सेब खा जाएगी, फिर ये सेब खा जाएगी। तो इस तरीके से 7 सेंटीमीटर वाले 4 सेमी पेरीमीटर बन रहे हैं, 4 सेमी पेरीमीटर बन रहे हैं इस तरीके से। फिर दूसरा ये बना, फिर तीसरा ये बना, फिर चौथा ये बना। तो ऐसे 4 सेमी पेरीमीटर, 4 क्वार्टर पेरीमीटर बन रहे हैं, क्वार्टर सर्कल बन रहे हैं। क्वार्टर, 4 क्वार्टर मिलते हैं तो एक फुल बनता है भाई, 4 क्वार्टर मिलते हैं तो एक फुल बनता है। तो सर यहाँ पर यदि 4 क्वार्टर सर्कल मिले तो 1 सर्कल बन गया। तो सर इस पूरे का यदि मैं एरिया निकालूंगा तो वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और रेक्टेंगल का तो एरिया आपको पता ही है सर, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो इसके एरिया में से यदि इसका एरिया माइनस कर दूंगा
तो जो फील्ड बच रही है वही हमारा एरिया है ना, जो गाय ने नहीं खाया वो एरिया आ जाएगा, क्योंकि गाय ने जो नहीं खाया वो एरिया कौन सा होगा? तो आप बोलेंगे सर गाय ने जो नहीं खाया वो एरिया ये वाला होगा। कौन सा वाला एरिया होगा? ये वाला एरिया होगा। तो ये कैसे आएगा सर? टोटल एरिया में से ये पूरे सर्कल का एरिया निकाल दिया, तो लेंथ इंटू ब्रेथ कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 20 × 30, माइनस में पाई इंटू में रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितनी है? तो आप बोलेंगे 7 का स्क्वायर, 7 × 7। ठीक है, चलिए तो इसको हटाकर 22/7 से ये कटा, 22 7 से कितना होता है? 154, और ये कितना हो जाएगा? 600। 600 में से 154 माइनस कर दो, 446 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव लड़े गए, डाले गए मतों का 58% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति इतने मतों से बहुमत से निर्वाचित होता है। भैया देखो, दो लोगों को वोट मिलते हैं, एक को 58% मिलता है, दूसरा जो हारता है उसको कितना मिलेगा? ऑब्वियस बात है सर, हारने वाले को 42% वोट मिलेगा। लेकिन बोला जा रहा है यहाँ पर कि जो व्यक्ति को 58% मिलते हैं ना, वो 4032 वोटों से जीतता है, मेजोरिटी वोट से। सर यहाँ कितनी वोटों से जीत रहा है? तो आप बोलेंगे सर यहाँ तो 16% वोटों से जीत रहा है, और उसकी कीमत कितनी दी हुई है? 4032। तो निकालना है टोटल वोट, टोटल वोट कितनी? 100%। तो 100% की कीमत कितनी हो जाएगी? तो आप बोलेंगे सर 4032 अपॉन में 16 इंटू में 100%। ठीक है, चलिए 16 दूनी 32, 16×5 = 80, 16 दूनी 32, तो कितना हो जाएगा? 25,200 इसका आंसर है। 25,200 आंसर है। आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन मार्क्ड प्राइस द प्रॉफिट इज 5%। 15% का डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस पर देने के बाद जो 15% का 5% का डिस्काउंट देने के बाद, देखो एक सेकेंड, आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन मार्क प्राइस, हाँ, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 5%, तो निकालने का क्या बोला है? व्हाट परसेंट ऑफ डिस्काउंट ऑन मार्क्ड प्राइस टू हैव अ प्रॉफिट ऑफ 8%। ठीक है, कोई बात नहीं। यहां पर ये बोला जा रहा है कि एक डिस्काउंट दिया गया 15% का मार्क्ड प्राइस पर। यदि मार्क्ड प्राइस मैंने मान ली 100, इस पर डिस्काउंट दिया जाता है, मान लेते हैं 15% का, बोला ही जा रहा है, तो वो चीज 85% में बेच रहा है। ठीक है, आगे बोला जा रहा है प्रॉफिट इज 5%। 5% का प्रॉफिट होता है, अभी भी उसको 5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो भाई इसकी जगह मैं ऐसा कर सकता हूँ, एमपी और सीपी का रिलेशन हम सभी जानते हैं। ठीक है, तो 100 में से प्लस माइनस प्रॉफिट होता है और अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट होता है, ये मैंने सिखा चुका हूँ आपको। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 100 प्लस प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 5 डिवाइडेड बाय 100 माइनस में 15, तो कितना आ जाएगा? 85, और ऊपर कितना आ जाएगा? 105। यदि मैं इसको डिवाइड कर दूं तो 21, और रेशियो में नीचे 17 बन जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? वो बोल रहा है व्हाट परसेंट डिस्काउंट ऑन मार्क्ड प्राइस बी देयर टू हैव प्रॉफिट ऑफ 8%। यदि उसको 8% का प्रॉफिट कमाना है तो उसको कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा भाई? कितना सरल क्वेश्चन, एक बात बताइए। यदि वो 5% का प्रॉफिट कमाना चाहता है तो उसको 15% डिस्काउंट देना है। 15% डिस्काउंट देना है, मतलब मैं बोलता हूं कि यदि वो 105 में बेचता है, 105 में बेचता है, तब तब उधर डिस्काउंट में, डिस्काउंट का जो रेशियो बनता है वो 85 बनता है। राइट, यहां पर बोला जा रहा है यदि उसको 8% का प्रॉफिट कमाना है, मतलब यदि उसको 108 निकालना है, तो यहां पर ये कितना आएगा भाई? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सर सीधी सी बात ये है, देखो इसका सिंपल तरीका यही है, मैं बाकी रब कर देता हूं, सिर्फ यही तरीका लिखता हूं कि सर यदि वो 105% में बेचना चाहता है, तब डिस्काउंट के केस में 15% का डिस्काउंट होता है, तो उसको 85 में होता है। ठीक है, ये वही एमपी और सीपी के रिलेशन से आ रहा है। तो यदि उसको 8% का प्रॉफिट कमाना है तो इसको ये कितना हो जाए, ये पूछा जा रहा है। तो सर यहां से क्या होगा? 85 105 के बराबर है, 108 की वैल्यू निकालना है। तो काट देते हैं, 5 1 5, 5 7 521 आ जाएगा, और ये 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 3 9 हो जाएगा, 3 6 18। चलिए 17 6 कितना होता है? 102 का 2 आ जाएगा, 10 यहाँ, 17 3 51 और 10 61 अपॉन में 7 आ जाएगा, 7 1 7। एक सेकंड, 7 1 तो कट ही नहीं रहा भाई, कितने बार में कट रहा है? तो आप बोलेंगे सर 7 9 63 होता है, तो 7 8 56 हो जाएगा, 5 अदर, 7 7 49, पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो देखिए 87.4 के समथिंग आ रहा है, तो उसके बाद सर 100% में से इतने में बेच रहा है, मतलब 12.6 का डिस्काउंट दिया होगा। क्लियर हो गई बात? इससे बेस्ट तरीका इसका नहीं है भाई। एक निश्चित राशि के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से 1.5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है, जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो धनराशि ज्ञात करें। सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है आपको 20% पर एनम, 20% पर एनम, लेकिन सर 1.5 वर्ष की बात कर रहा है, 1.5 ईयर की बात कर रहे हैं, 1.5 ईयर।
और बोल रहा है सेमी एनुअली लग रहा है, मतलब सेमी एनुअली मतलब ये 12 महीने में इतना लग रहा है, तो 6-6 महीने में कितना लगेगा, तो 6-6 महीने में सर टोटल 3 बार लग जाएगा, कितना कितना 10%, 10% और 10%। क्या बात समझ में आ गई? तो सर सीआई और एसआई का यदि आपको डिफरेंस निकालना है ना, तो 3 साल का डिफरेंस की यहाँ बात चल रही, तो वो जो भी डिफरेंस होगा वो क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने 3 साल का आपको एक रेशियो बताया था, 3:3:1, याद है सभी को? बताया था। मान लेते कि सर 100 रुपीज है आपका प्रिंसिपल, टोटल अमाउंट 100 रुपीज था, तो 100 रुपए के हिसाब से 3%, 100 क्या 1000 मान लेते हैं, 1000 मान लेते हैं। तो सर 1000 के हिसाब से 10% निकालूंगा तो वो 10% आ जाएगा 100, 100 का फिर 10% 10, और फिर उसका 10% एक। एक बात ध्यान रखना, जो सीआई का ये होता है ना, उसमें से एसआई ये वाला पार्ट होता है, ये आपके उसके लिए मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, इसका डिटेल सॉल्यूशन हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी एग्जाम टाइम में ये नहीं करा सकता मैं, आपके एग्जाम आने वाले हैं। तो सर यहाँ पर यही डिफरेंस होता है, तो ये 3:1 और 10, ये 1 आ रहा है ना, यही हमारा डिफरेंस है, तो 10 3 30 और 1 1 1, तो 30 और 1 31 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर है। तो 1000 यदि प्रिंसिपल है तो 31 हमारा आंसर है। तो सर 31 की कीमत ही तो दी हुई है, डिफरेंस की कीमत 6200, तो सर एक की कीमत कितनी आ जाएगी, 200, तो हमको निकालना 1000 की कीमत, तो 1000 की कीमत कितनी आ जाएगी, 1000 की कीमत आ जाएगी 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। समझ में आ गई बात? चलिए अगला क्वेश्चन देखें। एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि उधार लेता है, अ मैन बोरोज अ सर्टेन सम ऑफ मनी एंड पे बैक इन 2 ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट एट 5% पर एनम, 5% की दर से वो वापस भी कर देता है 2 वर्षों में। तो यदि वार्षिक रूप से इतना भुगतान करता है, मतलब किस्त दी जा रही है, यदि आपको इंस्टॉलमेंट दी जाती है कि आप 882 रुपए की इंस्टॉलमेंट जमा करते हैं, तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है या लोन अमाउंट निकालना है। सर ब्याज लग रहा है कितना, 5%, 5% का मतलब क्या क्या होता है, 20 से 21। तो इसको करने का तरीका क्या है कि पहले साल में तो 20 से 21 होगा प्रिंसिपल से, इंटर जो किस्त होगी आपकी इंस्टॉलमेंट, दूसरी बार में 20 के स्क्वायर से 21 का स्क्वायर होगा दूसरे साल में। लेकिन हम बोलेंगे सर इंस्टॉलमेंट तो दोनों बराबर होने के लिए सर यहाँ पर भी एक 21 और होना चाहिए, तब तो ये इंस्टॉलमेंट दोनों बराबर हो पाएगी। तो यहाँ पर रेशियो क्या बन जाएगा, 420 रेशियो में 441, डिवाइडेड बाय में फिर 400 रेशियो में 441। देखो इंस्टॉलमेंट दोनों बराबर हो गई, और हर एक इंस्टॉलमेंट की कीमत ही तो आपको 882 दी हुई है, मतलब कितने गुना, 2 गुना। तो टोटल प्रिंसिपल ये दोनों मिलाकर होता है, तो प्रिंसिपल कितना है आपका, 820, तो एक की कीमत 2, तो 820 की कीमत 1640, ये आंसर है। एक नाव 4 घंटे में धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा की दिशा में तय करने का मतलब, आप धारा के साथ बह रहे हैं, तो उसका नाम होता है डाउन स्ट्रीम, मतलब धारा के साथ जा रहे हैं, धारा की ही दिशा में जा रहे हैं। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या आ जाती है सर, यहाँ से 12 किलोमीटर आप 4 घंटे में कवर करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। ये धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर दूरी तय करती है, धारा के विपरीत मतलब अप स्ट्रीम स्पीड क्या है सर, 6 किलोमीटर उतने ही समय में। तो सर 6 किलोमीटर कवर करती है कितनी देर में, वही 4 घंटे में। तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 पॉइंट, एक काम करते हैं, 2 3 से 2 2 से 3/2 किलोमीटर पर आ रही है। तो स्टिल वाटर में आपको स्पीड निकालना है, यदि स्टिल वाटर में स्पीड निकालना नाव की, तो नाव की स्पीड एक्स होती है, और वो कैसे आती है, दोनों को ऐड करके आधा। तो क्या करेंगे हम सर, 3 + 3/2 का आधा, तो कितना हो जाएगा, 9/4 आ जाएगा, तो वो कितना आ जाएगा, 2.25 हो जाएगा, 2.25 हो जाएगा, ये आंसर है आपका। ठीक है, तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा क्वेश्चन इतने यहाँ तक समझ में आ गए होंगे, 20 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस हो गई भाई। आज ये आपकी 23 तारीख की लास्ट शिफ्ट थी, इसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, आपके एग्जाम अच्छे से देकर आइए, कोई भी डाउट आता है आप पूछ सकते हैं मुझे, टेलीग्राम चैनल पर आपके डाउट भेज सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। आपके लिए मैं एक पोल क्रिएट करने वाला हूं, जिसमें आपके जो भी हो आप मुझे कमेंट में लिखकर बताएं कि आपको क्या पढ़ना है। मैं आपके लिए पोल क्रिएट करूंगा, आपके कमेंट्स देखकर जिस पर ज्यादा परसेंटेज पोल में आपके आंसर आएंगे वो टॉपिक में स्टार्ट करूंगा। आपको या तो टॉपिक वाइज पढ़ना है तो उसके रिगार्डिंग भी आप मुझे कमेंट करके बताएं इसी वीडियो में, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग आपका पोल क्रिएट कर पाऊंगा, और वो पोल मैं कम्युनिटी में, टेलीग्राम चैनल में, व्हाट्सएप चैनल में, हर जगह डालूंगा। वहां पर आप पोल में बता सकते हैं कि आपको किस एग्जाम के लिए पूरा पढ़ना है, या आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी एग्जाम के लगाना है। तो जिस पर ज्यादा परसेंटेज वोट रहेंगे, ज्यादा कमेंट्स रहेंगे, उस टॉपिक को मैं उठाऊंगा। ठीक है, चलिए तो भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।